नमस्कार दोस्तों, अनुकूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है 10वीं कक्षा के राजस्थान बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 10वीं की गणित विषय का जो पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड एग्जाम का, उसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों पर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपना दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, अपन वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज 10वीं के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका उत्तर तुम डायरेक्ट दे सकते हो, जिसको कोई हल करने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट ऐसे कैसे आते हैं। तो दोस्तों, पहला अध्याय आपका वास्तविक संख्या है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखिए, जो कि क्या होता है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होता है आर का मान 0 से बड़ा या 0 होता है या बी से सदैव छोटा होता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए कोमा बी गुणा एचसीएफ ए कोमा बी का बराबर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों अपन इसकी बात करें तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी गुणा एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी बराबर होता है ए गुणा बी, अर्थात दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अर्थात दोस्तों दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, जो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, या फिर इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है या असत्य। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और सीधा सा है, देखते डायरेक्ट सत्य असत्य लिखना है इसमें। तो जैसा कि यहाँ पे इसका आंसर है सत्य। तो यहाँ पे नोट लगा के हमने लिखा हुआ है कि √2, √3, √5 और √6, √7, √8, √10, √11, √12 ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है, जबकि √1, √4, √9, √16, √25 आदि ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इनका पूरा रूट निकल जाता है, क्योंकि √1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और अंडर√4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 हो जाता है, और इसका √9 का 3 हो जाता है, और √16 का 4 हो जाता है, √25 ऐसे 5 हो जाता है। वैसे √36 का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका रूट पूरा निकल जाता है, वो संख्या क्या रहेगी, परिमेय रहेगी, जबकि जिनका पूरा रूट नहीं निकलता है वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अपने अध्याय 2। दोस्तों इस वीडियो में अपन केवल उन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनका अपन जिनको हल नहीं करना, देखते तुरंत आंसर उनका दे सकते हैं, उनको हल करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की अपन बात करने वाले हैं। इसमें जो बहुत से स्टूडेंट यूँ सोचते हैं कि अब मैं पास कैसे होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखते हैं आंसर आप देख सकते हो क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें अपन आगे दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 2 का बहुपद का, कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो दोस्तों रेखिक बहुपद की घात होती है 1। रेखिक बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो रेखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है दोस्तों x प्लस बी कोमा, जहाँ पे a का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है अपना, रेखिक बहुपद का शून्य क्या होगा। तो रेखिक बहुपद का शून्य होता है दोस्तों, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे और उसको सोल्व करेंगे तो b उधर जाएगा तो माइनस का, और a भी उसके बटे में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -b बटे a। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि द्विघात बहुपद है। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, समीकरण होता तो यहाँ पे क्या होता, बराबर 0 कर देते अपन, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने द्विघात बहुपद। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस bx प्लस c कोमा a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप इसमें भी 0 के बराबर नहीं करना है, यहाँ पे भी बहुपद पूछा है, तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t कोमा
जहाँ पे ए का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट द्विघात यानी कि 2 घात वाला बहुपद, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख जाएगा द्विघात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2, तो इसका आंसर 2। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद की 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, तो कितनी हो जाएगी घात, 3 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि जिस भी बहुपद की जितनी भी घात होती है उतनी उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो वैसे भी आपको पहले बता चुका मैं कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1, तो इसके शून्य भी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा। कितने, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो द्विघात में 2 और 3 घात, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो इसमें त्रिघात आ गया, तो यानी कि 3 घात है, तो 3 घात होगी, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल कितना होता है। और द्विघात बहुपद आप जानते हो x² + bx + c होता है, और जहाँ पे a का मान 0 नहीं होता है, ये द्विघात बहुपद होता है। तो इसके शून्यकों का योगफल कितना होता है। तो इसका शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों, सूत्र होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों शून्य के अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -b/a के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किसी द्विघात बहुपद x² + bx + c, a ≠ 0 के लिए प्राप्त शून्यकों का गुणनफल होता है। तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पे इसको अपन शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक a होता है। यहाँ पे देख सकते हो x² का गुणांक, ये x का गुणांक b और अचर पद क्या है यहाँ पे c, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं सबको देख के। और ऐसे क्वेश्चन आपको दूसरे भी मिल सकते हैं, जैसे 2x² + 3x + 4, तो इसका शून्यकों का योगफल लीजिए, तो फिर आपको सूत्र लगा के ये लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो इससे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, द्विघात बहुपद x² + bx + c, a ≠ 0 के शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा व गुणनफल अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद डायरेक्ट सूत्र होता है दोस्तों, बहुपद बराबर k गुणा, कोष्टक में लिखना है आपको, x² प्लस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा। ये आपको दिया होगा डायरेक्ट, तो आपको इसकी जगह मान रखना है, उसमें आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बहुपद के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुपदों के लिए क्या हो जाएगी, बहुपद px गुणा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पे है अपने qx, यहाँ पे अपने क्या है qx गुणा gx + rx, जहाँ पे घात rx की छोटी होती है किससे, gx से। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट दोस्तों अध्याय 3 की। अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें सबसे पहले तो अपन बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो जिसमें दो चर हो, और युग्म का मतलब होते हैं दो समीकरण, और रैखिक का मतलब है जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। तो आपको समझ में आ गई होगी, जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, और चर कितने हो, 2 हो। ऐसे दो समीकरण के जोड़े को अपन क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे अपन बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप यही है दोस्तों, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी समीकरण हो गया अपने a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर अपन को याद रखना है, और ये पूछ लिया जाता है अक्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी बिंदु x, y में भुज का मान लिखिए। तो दोस्तों ये भुज और कोटि भी पूछ ली जाती है, तो अपन को याद रखना है कि भुज तो होता है x का मान, और कोटि होती है हमेशा y का मान। जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -2 में कोटि कितनी है। तो इसमें कोटि पूछ रही है, इसका मतलब y का मान बताना है अपन को। तो y का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे कितना लिखना है अपन को, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है दोस्तों अपना, क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे अपन को थोड़ा सा समझाया गया है। टेबल है एक, जिसमें अपन को दो समीकरण है अगर अपन को दी गई हो, रैखिक समीकरण है युग्म, जैसे कि यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये हो तो इस ऐसी कंडीशन में a1 बटा a2 करने पर ये बराबर नहीं आता है b1 बटा b2 करने पर, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रतिच्छेदी, अर्थात दोनों रेखाएं काटेगी। काटेगी इसका मतलब ये छू रही है आप इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा संगत, संगत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। अगर नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, लेकिन अगला निकालें c1 बटा c2, तो इसके बराबर नहीं आने पर क्या हो जाएगा, फिर समांतर हो जाएगा। अर्थात दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेगी, ऐसे समांतर रहेगी, इनकी दूरी गैप बराबर रहेगा। और ऐसा होने पर दोस्तों अगर ये शर्त लागू होती है तो ऐसा होने पर दोनों समीकरण के कोई भी हल नहीं निकलेंगे, अर्थात दोनों रेखाएं क्या रहेगी, असंगत रहेगी। अर्थात इनका ग्राफ जो अपन को प्राप्त होगा कैसा प्राप्त होगा, असंगत प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें आगे, तो तीसरी शर्त यहाँ पे रहने वाली है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 भी इसके बराबर हो जाता है, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, ये भी छू रही है तो इसका भी ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, संगत ग्राफ प्राप्त होगा। और इसके अनंत हल होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी जगह छू रही है तो इसके अनंत हल हो जाएंगे, या अनेक हल बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के संगत और अनंत हल होने की शर्त लिखे। तो जैसा कि अपन ने देखा है उसमें कि अनंत हल होने क्या शर्त है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये यहाँ से अपन को याद रखनी है। तो इसके आधार पर अपन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो अपन कर सकते हैं आराम से। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के संगत या अद्वितीय हल केवल एक हल होने का प्रतिबंध शर्त क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन पहले पढ़ चुके, जिसका अद्वितीय होगा उसकी शर्त क्या होगी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है ये शर्तें, जिसमें आपको ऑप्शन में आंसर भी दिए होंगे, उसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा वाला सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते ही एग्जाम में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं या असंगत होने की शर्त क्या है, मतलब जिसके कोई भी हल नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं, जब a1 बटा a2 का मान बराबर आता है b1 बटा b2 के मान के, लेकिन c1 बटा c2 का मान इसके बराबर नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, अर्थात असंगत हल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अपन आगे बात करें तो अध्याय 4 में इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मानक रूप लिखिए। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछे तो बराबर में आपको 0 नहीं लगाना है, और अगर द्विघात समीकरण पूछे तब बराबर 0 लगाना है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे नोट लगा हुआ है। नोट का मतलब यहाँ पे मैंने बताया है कि द्विघात बहुपद पूछे तो उसका मानक रूप अपन को x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं लगाना है, केवल इतना लिखना है, और यहाँ पे शर्त लिखनी है कि a नॉट इक्वल 0 होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे ये शर्त का मतलब क्या होता है। ये शर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर अपन यहाँ पे a का मान 0 रख लेंगे तो 0 गुणा x² हो जाएगा, ये 0 गुणा x² हो जाएगा, और 0 किसी में क्या गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये पूरा पद है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तो x² ही गायब हो जाएगा, तो फिर बहुपद की घात 2 नहीं रहेगी, और 2 नहीं रहेगी इसका मतलब द्विघात बहुपद वहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, a नॉट इक्वल 0 हमेशा ये शर्त दी हुई होती है, जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी, और इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन में ये शर्त नहीं दी होगी और दूसरे ऑप्शन में शर्त दी होगी, तो आपको जो एग्जैक्ट करेक्ट होगा उसी पे टिक करना है, और वही आपको एग्जाम में आंसर में लिख के आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। तो द्विघात समीकरण की अपन ने बात करी, घात कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों द्विघात, अब बहुपद की घात क्या होती है या समीकरण की घात क्या होती है कि उसमें जो भी चर है उसकी अधिकतम घात जो भी होती है। तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक चर और एक यहाँ पे, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे कितनी है, 2, लेकिन ज्यादातर क्या है, 2 है, तो 2 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी, 2 हो जाएगी।
ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे। तो समीकरण के मूल बोलते हैं दोस्तों, बहुपद के तो अपन ने शून्य बताया था। अब यहाँ पे समीकरण आएगी तो समीकरण को मूल भी बोल सकते हैं अपन। तो मूल यहाँ पे घात 2 है तो मूल भी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 का विविध कर क्या होता है। विविध कर होता है दोस्तों यहाँ पे डी बराबर यानी कि विविध कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान तो ये यहाँ से अपन को निकाल ही लेंगे एक्स पे गुणांक, और ए का मान ये यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी अचर पद यहाँ से निकाल लेंगे और इसका मान चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है। ठीक है, तो ये जितना मान आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विविध कर। क्या बोल देते हैं दोस्तों, विविध कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन से पहले नोट लगाया है, इसमें अपन को सब सारी चीजें समझा रखी है कि अगर इस विविध कर का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका मान दोस्तों अपन निकालें, अगर वो धनात्मक आता है या 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा दोस्तों, ये देखो मूलों का अस्तित्व होगा यानी कि 2 वास्तविक मूल होंगे। ये यहाँ पे 2 कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन की मूलों का अस्तित्व होगा कब होगा, जब ये कंडीशन लागू होगी, या फिर 2 वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक मूल कब होंगे दोस्तों, जब ये कंडीशन लागू होगी। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में 2 केस बनते हैं दोस्तों। अब 2 केस क्या बनते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होता है तो 2 सब समान या बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और अगर यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो इस कंडीशन में अपन को 2 भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन बनती है दोस्तों, वो बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा, अर्थात ऋणात्मक यानी कि माइनस में प्राप्त हो अपन को। तो उस कंडीशन में दोस्तों कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे यानी कि मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा दोस्तों, मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों दोनों की मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। आपको कंडीशन देख के क्वेश्चन में और शर्त लिखनी है कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घुमा फिरा ये भी पूछ सकता है कि कब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं या कब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो आपको शर्त याद रखनी है, कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, तो इसी के आधार पर जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल 0 के लिए 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं। तो जैसे कि अपन ने पहले बात करी, बराबर मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये अपन ने पहले बात कर चुके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब वास्तविक मूल कब होंगे दोस्तों, भिन्न, जब 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। दोनों कंडीशन में तो वास्तविक मूल होते हैं, दोनों कंडीशन में क्या होंगे, वास्तविक मूल। तो या तो 0 के बराबर होता है तब तो अपन बराबर मूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं वो भिन्न मूल कब होंगे, तो भिन्न जब 0 से बड़ा हो, तब 0 से बड़ा हो। तो अपन ने ये शर्त लिख देनी है यहाँ पे कि भिन्न मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा प्राप्त हो अपन को तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, ए नॉट इक्वल के वास्तविक मूल कब होंगे। अब वास्तविक मूल के पूछे तो मैंने बताया कि या तो 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, या फिर क्या हो, 0 के बराबर हो। तो ये यहाँ पे अपन को कंडीशन ये वाली लिखनी है कि वास्तविक मूल कब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे। शर्त लिखिए कब नहीं होंगे दोस्तों, जब ऋणात्मक मान प्राप्त होता है इसका, किसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, यानी कि विविध कर का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है, 0 से छोटा प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मूलों का वास्तविक मूल नहीं होते हैं या मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है दोस्तों इसका कि मूलों का अस्तित्व और वास्तविक क्या चीज है। द्विघाती सूत्र दोस्तों इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, और ये तो इंपोर्टेंट ही है, ये तो आएगा ऐसा क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछ लेगा सूत्र लिखिए, या फिर इसके आधार पे एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको द्विघात समीकरण दी हुई होगी और वहां से एक्स का मान पूछ लेगा वो, तो जिसमें आपको बी ए सी ए से मान रख के सब और आंसर निकालना है। तो ये सूत्र इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द्विघात समीकरण स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के ए बराबर 0 नए ओ के मूल अस्तित्व होगा। कब होगा दोस्तों अस्तित्व, जब धनात्मक होगा इसका मान। मैंने पहले बता दिया कि अस्तित्व कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा तब अस्तित्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोमा ए नॉट इक्वल 0 के मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है। तो कब नहीं होता है दोस्तों, जब इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक अपन को इसका मान प्राप्त होता है, यानी कि 0 से छोटा प्राप्त होता है, तब क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, तो अध्याय समांतर श्रेणी के क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ बना हुआ है दोस्तों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इस पीडीएफ को वहां से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसके पासवर्ड भी लगे हुए हैं पीडीएफ में, तो इसके पासवर्ड आपको लिखने हैं अनुकूल, लिख के ओके कर देना है, जिसमें ये पीडीएफ खुल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 36 पे, किसी एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या होता है। तो दोस्तों एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, तो रहने वाला है अपना, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रथम एन पदों का ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों एस एन, यानी कि एन पदों का योग बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, एक परिमित एपी जिनका अंतिम पद एल हो तो एपी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एपी का जिसका अंतिम पद एल हो, यानी कि पहला पद दिया हो अपन को ए और लास्ट पद दिया हो, तो उन दोनों को जोड़ के उसमें जितने पद दिए हो टोटल वो निकाल के एन का मान निकाल के उसमें 2 का भाग देके उसको गुणा करते आंसर अपन को मिल जाएगा डायरेक्ट, जिसका अंतिम पद दिया हो। तो स्पेशली ये तो पूछा ही जाता है दोस्तों, एक तो इसमें से आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39, किसी एपी का सारवंतर डी होता है। तो डी आपको याद रखना है, डी क्या होता है, आपको ये वाला लिखना है दोस्तों, यहाँ पे डी बराबर आपको ये लिखना है ए एन माइनस 1, यानी कि बाद वाले पद में से अपन को पहला वाला पद घटाना है जिसमें डी का मान आ जाएगा। दोस्तों ये भी अगर पूछ ले तो आपको ये लिखना है जिसमें भी आपका आंसर सही है, या ये बराबर ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका मान क्या होगा, बराबर ही आ जाएगा। ये व्यापक रूप है इसका, या फिर मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ है कि डी बराबर ए बाद वाला पद, मतलब बाद वाला कोई भी बाद वाला पद, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 3 5 7, ये समांतर श्रेणी दोस्तों। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे जब भी कितना आ जाएगा 2, और 7 में से 5 घटाएंगे जब भी कितना आ जाएगा 2। तो किसमें से भी घटाएं, लेकिन बाद वाले पद में से पहला वाला पद अपन को घटाना है, तो आंसर सेम आने वाला है दोस्तों। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा अपना, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या फिर an माइनस an-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों कि एपी 11 20 29 का सारवंतर लिखिए। अब सारवंतर मतलब मैंने बताया कि बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी यहाँ से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि यहाँ से डायरेक्ट भी बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है अपन को। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 20 में से 11 घटा देंगे, 20 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। आप पिछले साल के एग्जाम को पेपर उठा के देख लेना भले से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एपी 6 2 माइनस 2 कोमा माइनस 6 का प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद दोस्तों एपी का होता है हमेशा जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है उसका, और डी जैसे कि मैंने बताया कि बाद वाले पद में पहला वाला पद घटा दो, तो यहाँ पे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस अपन को 6 करना है, तो 2 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस के 6 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ पे अपना रहने वाला है कि समांतर। दोस्तों इसके क्वेश्चन जो सीधे सीधे जो खत्म हो चुके हैं, अब नेक्स्ट जो है इसका नोट है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप होता है A1 यानी कि पहला पद कोमा A2 A3 A4 और डॉट डॉट लास्ट में क्या आता है an पद यानी कि an। यानी कि दोस्तों अपन इसका व्यापक रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा a कोमा a प्लस डी और a प्लस 2d a प्लस 3d। यानी कि अपन बात करें कि यहाँ पे पहला पद क्या होता है a1 बराबर, जो कि क्या होता है a, क्या होता है दोस्तों a, क्या होगा a। और नेक्स्ट बात करें a2, तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, और a3 की बात करें तो a प्लस 2d। यानी कि यहाँ पे अगर a3 होगा तो यहाँ पे 2 होगा d के पास, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 d होगा, और यहाँ पे a1 है तो 0d का मतलब कुछ भी d नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा।
और इसी आधार पे ये सूत्र यहाँ पे बना हुआ है अनुपात ज्ञात करने का सूत्र कि प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि जितने भी पद होंगे उसमें से एक घटा के उससे गुणा करना है डी को और उसमें जोड़ देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरे 5 अध्यायों के एक नंबर के क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो अपन ने चर्चा कर लिए। अब जो अध्याय 10 बच रहे हैं उनकी भी 2 वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और जो भी आपकी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।